सोनिया गांधी का संदेश लेकर मिलने आई कुमारी शैलजा को अशोक गहलोत ने बैरंग वापस कर दिया और उनकी बातों पर अमल करने का भरोसा दिलाने के बजाय अपनी मांगों की एक नई लिस्ट थमा दी। नाराज सोनिया गांधी ने ठीक उसके अगले ही दिन कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को जयपुर भेजा। एक के बाद एक हो रही इन मुलाकातों ने गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित अड़चनों की अटकलों को लेकर हवा दे दी है। फेरबदल में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक विधायक ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते हैं। शिव कुमार बेंगलुरु से आए और मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगभग 1 घंटे की बैठक की। गहलोत के मिलने के बाद डीके शिव कुमार दिल्ली रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल दौरा है और इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी निजी मुलाकात है और इसका कर्नाटक, राजस्थान या राष्ट्रीय राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उनकी इस यात्रा को प्रदेश के सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वे आला कमान का कोई मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने आए हैं। लेकिन डीके शिव कुमार ने इससे साफ इनकार किया है। इसके पहले कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ संक्षिप्त मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शैलजा और शिव कुमार दोनों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संदेशों को पहुंचाने के लिए जयपुर की यात्रा की है। शैलजा और शिव कुमार दोनों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संदेशों को पहुंचाने के लिए जयपुर की यात्रा की है। शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गहलोत दोनों का ही करीबी माना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पिछले सप्ताह जयपुर में पार्टी विधायकों और पार्टी संगठन के नेताओं के साथ कई बैठकें की थीं। गहलोत मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को मंत्रिमंडल से हटाने के स्पष्ट संकेत में माकन ने कहा था कि कुछ मंत्रियों ने संगठन के लिए काम करने के लिए मंत्रिमंडल से पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। राजस्थान मंत्रिमंडल में अभी गहलोत सहित 21 मंत्रिमंडलीय सदस्य हैं। मंत्रिमंडल में 9 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह पार्टी इकाइयों में जिला स्तर पर नियुक्तियां होनी हैं। दिसंबर 2018 में सत्ता में आई गहलोत सरकार ने आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की मांग जून माह में उस समय तेज हो गई जब सचिन पायलट के कुछ करीबी विधायकों ने पिछले साल पार्टी आलाकमान द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि आलाकमान द्वारा पिछले साल किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। पिछले साल अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले पायलट गुट के कई विधायकों द्वारा बागी तेवर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने समाधान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में तकरार तो पहले से है, लेकिन तीनों पार्टियों में जारी जंग अब जमीन पर दिखने लगी है। अब तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ तीखे बयान देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी है। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने की मुहिम में लगे नाना पटोले ने शिवसेना के बड़े नेता को कांग्रेस में शामिल करा लिया। 3 बार के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री अशोक शिंदे शिवसेना छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। शिंदे का कांग्रेस में जाना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए झटका माना जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों का भी इससे संकेत मिलता है। शिवसेना में तोड़फोड़ की यह घटना पहली नहीं है। इसके पहले अजीत पवार ने शिवसेना के कई पार्षदों को एनसीपी में शामिल करा लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद शरद पवार ने शिवसेना के सभी पार्षदों को फिर से वापस भेज दिया। लेकिन कांग्रेस ऐसा करेगी, इसकी उम्मीद बेहद कम है। नाना पटोले पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निकायों में अपने दम पर मैदान में उतरेगी। वहीं शिवसेना और एनसीपी की ओर से उनकी इस राय पर आपत्ति भी जाहिर की जा चुकी है। यही नहीं, नाना पटोले ने तो बीते दिनों ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी उन पर नजर रखते हैं। वे कांग्रेस के विस्तार से डरे हुए हैं। इस पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इस पर बैकफुट पर आई कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने सफाई देते हुए उद्धव ठाकरे को पीएम मटेरियल तक करार दे दिया था। चौहान ने कहा था कि नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम देख रहे हैं। ऐसे में उनकी चिंता राज्य में पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए वह इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। वहीं इस बीच एक खबर ये है कि राहुल गांधी ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के काम को समझने की इच्छा जताई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा कि वह बाला साहब ठाकरे के काम करने के तरीके और शिवसेना के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए वह महाराष्ट्र का दौरा करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में किसान आंदोलन के बाद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल के नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ सी मच गई। पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के 5 पूर्व नेता और एक पूर्व टीवी एंकर बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में अमनजोत कौर रामूवालिया के अलावा अकाली दल के पूर्व राष्ट्रीय संगठन सचिव गुरप्रीत सिंह शाहपुर, अकाली दल के ही पूर्व उपाध्यक्ष चांद सिंह चट्ठा, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे चेतन मोहन जोशी और अकाली दल के गुरदासपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष बलजिंदर सिंह डकोहा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान शेखावत ने कहा कि इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये इंगित करता है कि पंजाब में हवा किस ओर बह रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि पंजाब चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पर और उनके कंधे पर बंदूक रखकर पंजाब की सत्ता में आना चाहते हैं। गौतम ने भाजपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह कुछ राजनीतिक दल संविधान की मर्यादा को ताक पर रखे हुए हैं, उनसे पंजाब की जनता बेहद दुखी है और राज्य में शांति व अमन के लिए उनकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। टीएमसी नेता और पशु तस्करी से लेकर कोयला घोटाले का आरोपी विनय मिश्रा परिवार सहित विदेश भाग गया है। वजह यह है कि अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा को पकड़े जाने का डर है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि विनय मिश्रा ने किस देश में शरण ली हुई है, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी के रडार पर अभिषेक बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी को इस बात का डर है। यही वजह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जज दिल्ली आता है और विनय मिश्रा के वकील से गुपचुप मुलाकात कर वापस चला जाता है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चुप्पी साधे रहते हैं। इस बात की भनक लगते ही बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा और बिना विनय मिश्रा का नाम लिए कोलकाता हाई कोर्ट के एक कार्यरत जज के अपने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल में हुए एक बड़े घोटाले के मुख्य आरोपित के अधिवक्ता से मिलने के मामले पर ममता सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले की बारीकी से जांच कराए जाने की भी मांग की है। सुवेंदु ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर कानून व्यवस्था बदहाल होगी और न्यायपालिका भी दांव पर लगेगी। सुवेंदु ने उक्त आरोपित का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका इशारा विनय मिश्रा की तरफ है, जो सीमा पार मवेशी तस्करी और बंगाल में अवैध कोयला खनन के मामलों में मुख्य आरोपित हैं। कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने सुवेंदु के नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करने का दावा किया था, लेकिन तुषार मेहता ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि वे सुवेंदु अधिकारी से नहीं मिले। तृणमूल सुवेंदु अधिकारी के सवाल पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि नारद स्टिंग कांड में सीबीआई की पैरवी कर रहे तुषार मेहता उसी मामले में आरोपित सुवेंदु अधिकारी से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। अधिकारी के दावे पर तृणमूल विधायक तापस राय ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि सुवेंदु को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से क्यों मिले थे। दूसरी तरफ बीजेपी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने सुवेंदु अधिकारी के दावे पर कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बात साफ करनी चाहिए कि क्या उनके वरिष्ठ अधिवक्ता, जो बंगाल से राज्यसभा के सदस्य हैं और बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले और एक बड़े घोटाले के मुख्य आरोपित की पैरवी कर रहे हैं, दिल्ली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश से मिले थे अथवा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि सब एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। मीटिंग में ईटिंग भी हुई, अच्छी बातें हुई, लेकिन उसके बाद मीटिंग की भावना को ताक पर रखकर टीएमसी और शिवसेना आपस में उलझ गए। असल में दोनों पार्टियों के बीच विवाद इस बात को लेकर होने लगा कि राहुल गांधी को मीटिंग का आइडिया किसने दिया या कहां से मिला। टीएमसी का कहना है कि मीटिंग का आइडिया बंगाल से आया, लेकिन संजय राउत ने अपना दावा ठोकते हुए कहा कि आइडिया तो महाराष्ट्र से मिला है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि यह आइडिया राहुल गांधी का अपना है। वजह यह है कि राहुल गांधी ऐसा कभी सोच सकते हैं, इस बात पर भरोसा करने को कोई तैयार ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का जहां कहना है कि राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग का आइडिया बंगाल से आया, तो वहीं शिवसेना ने भी इस आइडिया पर दावा ठोकते हुए कहा
कि राहुल को ये आइडिया महाराष्ट्र से आया। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी कुछ इसी स्टाइल में मीटिंग करती रही हैं। बंगाल में जीत के बाद वो लगातार केंद्र से टकराव के बीच जहां सत्ता पक्ष से मिल रही हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर 2024 की रणनीति पर काम कर रही हैं। शायद यही कारण है कि टीएमसी के सांसद राहुल की इस मीटिंग के आइडिया को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी रणनीति पर चल रहे हैं। सीएम के साथ साथ पार्टी के सांसद संजय राउत भी लगातार ऐसी मीटिंग्स के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ तालमेल बैठाते रहे हैं। शायद यही कारण है कि संजय राउत राहुल गांधी की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के आइडिया पर अपना हक जता गए। वहीं राहुल गांधी ने इस मीटिंग को एक नई शुरुआत बताते हुए कहा, न हमारे चेहरे जरूरी हैं न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। दरअसल राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग लगातार सुर्खियां बटोर रही है। राहुल के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही नजर से देखा जा रहा है। विपक्ष में आने के बाद राहुल की ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें विपक्ष न सिर्फ एकजुट दिख रहा है बल्कि उनके नेतृत्व में इस बैठक में भाग भी लिया। इस मीटिंग में 17 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। मीटिंग में राजद, सपा, शिवसेना, टीएमसी समेत 14 पार्टियों के नेता पहुंचे। मीटिंग के बाद राहुल ने विपक्ष के नेताओं के साथ संसद तक साइकिल मार्च भी निकाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है, लेकिन पंजाब और पंजाब के सांसद और नेताओं की बात कुछ अलग है। वजह यह है कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां जीत का रास्ता किसानों के बीच से निकलता है। इसी वजह से सत्ता की दावेदार कांग्रेस और अकाली दल आमने सामने हैं। दोनों में होड़ इस बात की है कि कौन किसानों का सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन। संसद के बाहर ये विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल आपस में ही उलझ गए और दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर अकाली दल के नेता और पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल संसद के बाहर किसान बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। तभी वहां पर कांग्रेस के नेता और पंजाब के सांसद रवनीत बिट्टू पहुंच गए और दोनों के बीच किसानी कानूनों को लेकर बहस छिड़ गई। रवनीत बिट्टू ने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग नकली हैं और इन्होंने ही कैबिनेट में कृषि कानून पास कराया है। इस पर हरसिमरत कौर ने कहा कि बिल्कुल नहीं कराया। तो रवनीत बिट्टू ने जवाब दिया कि जब कैबिनेट में बिल आया हुआ था तो आप कैबिनेट में थी या नहीं? तुरंत हरसिमरत कौर ने कहा बिल्कुल नहीं थी। तो रवनीत बिट्टू ने कहा कि झूठ बोल रही हैं और कह रही हैं कि मैं मंत्री ही नहीं थी। इस पर हरसिमरत कौर ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो रवनीत बिट्टू ने उन्हें कहा कि जब बिल पास हुआ तो ये कैबिनेट के बीच बैठी हुई थी और उस समय इन्होंने एक बार भी कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद बिल के खिलाफ नहीं बोला। इस्तीफा बिल पास होने के बाद दिया गया। इस पर हरसिमरत कौर ने कहा उस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहां थे जब बिल संसद में पेश किया गया था? इस पार्टी ने संसद से वॉकआउट कर दिया था। इस पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल को पास करने में मदद की। इसके बाद रवनीत बिट्टू ने मीडिया से कहा कि उनसे पूछिए कि जब कैबिनेट में बिल पास हुआ था तो वे मंत्री थीं या नहीं। पत्रकारों ने जब रवनीत बिट्टू से पूछा कि कृषि कानून पर इस तरह के टकराव से विपक्षी एकता तो नजर आ नहीं रही है, तो रवनीत बिट्टू ने कहा कि इनके साथ कौन सी एकता, इन्होंने बिल पास कराए। असल में रवनीत बिट्टू और हरसिमरत कौर बादल दोनों ही सरासर झूठ बोल रहे थे। हकीकत यह है कि हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट की मीटिंग में थीं जब बिल पास कराया गया और कृषि कानूनों की तरफदारी करने वाली कांग्रेस ने अपना रंग तब बदला जब उसे ये लगने लगा कि इस मामले पर सियासत की जा सकती है। इसलिए दोनों ही पार्टियां तब तक चुप रहीं जब तक कृषि कानूनों को लेकर कम्युनिस्टों ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और राहुल गांधी कूदकर पंजाब पहुंच गए और ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी सियासत करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीपीएम और सीपीआई दोनों की कांग्रेस के साथ इन दिनों खूब छन रही है। दोनों बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती हैं, केरल में फ्रेंडली मैच खेलती हैं और दिल्ली की सियासत में एक दूसरे से करीब का रिश्ता रखती हैं। लेकिन वह भी वक्त था जब इनकी कम्युनिस्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले तो दोनों फिर एक साथ हैं।
सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस और कम्युनिस्टों के रिश्ते बनते बिगड़ते क्यों रहते हैं। इस सवाल के जवाब का संकेत पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी नई किताब में दिया। अपनी किताब में उन्होंने जो दावे किए, सीपीएम और सीपीआई ने तुरंत ही उसका खंडन कर दिया और कहा कि गोखले की बुक में किया गया ये दावा आधारहीन है। भारत अमेरिकी परमाणु करार का विरोध उन्होंने चीन से प्रभावित होकर किया था। इसी करार को लेकर वाम दलों ने 2008 में तत्कालीन मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। गोखले ने अपनी बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइना नेगोशिएट विद इंडिया में वाम दलों की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 और 2008 के बीच भारत अमेरिका परमाणु करार का विरोध करने के लिए चीन ने वाम दलों का इस्तेमाल घरेलू विपक्ष के रूप में किया था। गोखले ने यह भी दावा किया कि सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने इलाज के बहाने चीन जाकर वहां उक्त करार को लेकर विचार विमर्श किया। असल में गोखले ने सिर्फ आधी हकीकत की तरफ इशारा किया है। हकीकत तो यह है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां सोवियत संघ के विघटन के बाद से चीन के इशारों पर काम करती हैं। जब जैसा इशारा होता है, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते उसी हिसाब से बनते बिगड़ते हैं। चीन शुरू से ही भारत अमेरिका के रिश्तों का विरोधी रहा है और परमाणु करार चीन के हितों पर चोट पहुंचाने वाला था। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लेकर सरकार को संकट में डाल दिया था। लेकिन जब तक चीन के मन के हिसाब से कांग्रेस चलती रही, कम्युनिस्ट पार्टियां नेहरू के जमाने से कांग्रेस के साथ दिखते रहे हैं। गोखले के दावे के बारे में विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने ये कहा कि वाम दलों के विदेशों से रिश्ते जग जाहिर हैं। लेकिन सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने गोखले के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वाम दलों ने भारत अमेरिकी परमाणु करार का इसलिए विरोध किया था क्योंकि यह देश की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति से खिलवाड़ था। ये करार अमेरिका ने किया था। इसका मकसद भारत को सैन्य और सामरिक गठबंधन में शामिल करना था। इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा से असल में कोई लेना देना ही नहीं था। ये बात एक दशक बाद सच साबित हुई। इस समझौते के कारण देश में 1 मेगावाट भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं बढ़ा। अलबत्ता भारत अमेरिका का रक्षा सहयोगी जरूर बन गया। सीपीआई के नेता बिनोय विश्वास ने गोखले के दावे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना दावों पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारत में वाम दल किसी भी अन्य दक्षिणपंथी दल या फिर नौकरशाही के मुकाबले ज्यादा देशभक्त रही हैं। सीपीएम नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि देश में सत्ताधारी दल अमेरिका और इजराइल के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वाम दलों पर कभी किसी विदेशी ताकत का प्रभाव नहीं रहा। वाम दलों पर कभी कोई विदेशी प्रभाव भी नहीं रहा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सदन के मॉनसून सत्र में अब तक हंगामा जारी है। हंगामा करने में कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में एक तरह की होड़ मच गई है कि कौन कितना ज्यादा और बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा है। इसी वजह से लोकसभा में टीएमसी के एक सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित भी किया गया था, लेकिन संसदीय मर्यादाओं का पाठ टीएमसी के सांसदों ने नहीं सीखा। नतीजा यह हुआ कि अब राज्यसभा में टीएमसी के 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर आसन के समक्ष हंगामा कर रहे टीएमसी के सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सुबह जब सभापति ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस स्वीकार करने और अन्य नोटिस खारिज किए जाने के बारे में सूचना दी, तो तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगी। सभापति ने इन सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही को चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, जो सदस्य आसन के समक्ष आ गए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं, उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इतने पर भी हंगामा नहीं थमा, तब सभापति ने आसन की अवज्ञा कर हंगामा कर रहे सदस्यों से नियम 255 के तहत सदन से बाहर जाने को कहा। उन्होंने स्वयं किसी का नाम नहीं लिया और राज्यसभा सचिवालय से इन सदस्यों के नाम देने को कहा। सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने 11:15 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि नियम 255 के तहत नाम लिए जाने पर सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया जाता है। इससे पहले बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक में कुछ विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए समय तय किए जाने के बारे में सदन को सूचित किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा और विश्वंभर प्रसाद निषाद और माकपा के डॉक्टर वी शिवदासन की ओर से नियम 267 के तहत
किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस मिले हैं। उन्होंने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर अन्य नियम के तहत चर्चा की अनुमति दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश राजभर यूपी के सियासत के ऐसे ऊंट हैं जो कब किस करवट बैठेंगे किसी को नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करने के बाद वे अखिलेश यादव का चक्कर भी काट चुके हैं और यह सब करने के बाद सबको चौंकाते हुए वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जाकर मिलाए। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या उनका मन ओवैसी की दोस्ती से भर चुका है या क्या वे बीजेपी के साथ नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता से मिलने के बाद राजभर ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही राजभर ने यह भी कह दिया कि ओवैसी की पार्टी अब भी उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। राजभर ने बताया कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद मैंने ओवैसी से फोन पर बात की और मैंने उन्हें इस मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। ओवैसी से मतभेद की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए राजभर ने दावा किया कि AIMIM अब भी उनकी अगुवाई वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। हम इसी सिलसिले में वाराणसी में 7 अगस्त को महिलाओं, पिछड़ों और अति पिछड़ों का सम्मेलन आयोजित करेंगे। अगले दिन इलाहाबाद में भी ऐसा ही सम्मेलन होगा। राजभर ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से पहले उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सोमवार को भेंट की थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे और उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से कोई बैठक नहीं हुई है। प्रदेश की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजभर ने कहा था कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते यह पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह और उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। उन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की संभावनाएं न के बराबर हैं और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। मगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी राजभर के साथ मिलकर लड़ेगी। राजभर ने हाल ही में भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया, जिसमें कई छोटी पार्टियों को शामिल किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने को बेताब है, क्योंकि वह यह समझती है कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए यह गठबंधन करना जरूरी है। सांसद ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।